आपको अपना स्कूल का टाइम याद है? सुबह सुबह यूनिफॉर्म पहने, पीठ पर बैग लटकाए, निकल पड़ना अपने स्कूल के लिए। स्कूल बस की वो मस्ती और लास्ट बेंच पर बैठकर चुपके से टिफिन खाना याद है? आज भी ऐसा हर किस्सा हम सभी के लिए बहुत ही खास है। पर कभी सुना है क्लास में बैठकर पढ़ाई करना किसी की भी फेवरेट मेमोरी रही हो? कभी सोचा है ऐसा क्यों नहीं है? एक्चुअली इसका जवाब बहुत ही आसान है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पढ़ाई करने का तरीका बहुत ही बोरिंग है। हमारे लिए पढ़ाई का मतलब है चीजें रट के मार्क्स लाना। और कमाल की बात तो ये है कि इस तरीके से हम ज्यादा कुछ सीखते भी नहीं हैं। पर क्या इंडिया में हमेशा से एजुकेशन का मतलब सिर्फ चीजें रटना रहा है? चलिए आज इसी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। इंडिया में एजुकेशन का इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्राचीन भारत में तो शिक्षा के लिए गुरुकुल की परंपरा बनाई गई थी। इस परंपरा में शिष्य अपने गुरु के साथ उन्हीं के घर में रहते थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस परंपरा में कोई सेट सिलेबस ही नहीं होता था। शिक्षा का मतलब किताबी पढ़ाई से बहुत ज्यादा था, क्योंकि किताबों के साथ म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, फिलॉसफी, लैंग्वेजेस, मॉरल्स और एथिक्स एक स्टूडेंट की एजुकेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे। इस परंपरा के पीछे की सोच बहुत ही सिंपल थी। हर बच्चा अलग है, उसकी सोच और प्रतिभा सब कुछ अलग है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का मतलब होना चाहिए वो तरीका जिससे हर प्रतिभा को पहचान कर बढ़ावा दिया जा सके। पर अंग्रेजों के राज में ये परंपरा बदलने लगी। वुड्स डिस्पैच के बाद गुरुकुल की जगह बड़े बड़े स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ने ले ली, जिनका फोकस था भारतीयों को एक सेट सिलेबस के तहत अंग्रेजी में शिक्षा देना। इस तरीके में समस्या ये थी कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज सिर्फ कलकत्ता और बॉम्बे जैसे बड़े शहरों तक सीमित थी, और साथ ही इंग्लिश मीडियम होने की वजह से शिक्षा समाज के बहुत छोटे हिस्से तक सीमित रह गई थी। पर इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सभी बच्चों की प्रतिभा नापने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, एग्जाम्स, जिसके लिए स्टूडेंट्स को चीजें याद करके एग्जाम्स में नंबर लाने थे। और इसी के साथ जन्म हुआ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। वक्त बदला और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, पर अंग्रेजों का बनाया हुआ ये एजुकेशन सिस्टम चलता रहा। 1968 और 86 में आई सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज ने एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव ला दिया। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में कम फीस और ज़्यादा एडमिशन्स के साथ शिक्षा को बड़े स्तर पर सब तक पहुंचाने का काम बहुत तेज़ी से होने लगा। पर क्या ये बदलाव काफ़ी था? क्योंकि आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि देश में 2 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल सिस्टम से बाहर हैं। इतना ही नहीं, हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन के नाम पर जो पढ़ाई कराई जा रही है, उसके बलबूते पर स्टूडेंट्स को नौकरी मिलने में भी बहुत मुश्किल आने लगी है। पर आखिर वो क्या कारण है कि आज़ादी के बाद भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालात इतनी खस्ता है? पहला बड़ा कारण है इन्वेस्टमेंट की कमी। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में एजुकेशन पर सरकार जीडीपी का सिर्फ 3.5% खर्च करती है, जिसकी वजह से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कभी स्टूडेंट्स को मिल ही नहीं पाता। साथ ही कम तनख्वाहों की वजह से काबिल टीचर्स ऐसे सिस्टम का कभी हिस्सा ही नहीं बनते हैं। दूसरा बड़ा कारण है भयानक कंपटीशन। आईआईटी और आईआईएम में एडमिशन्स के लिए हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम से गुजरते हैं, पर लिमिटेड सीट्स होने की वजह से बहुत कम का ही एडमिशन हो पाता है। इसके साथ ही वही कोर्स के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जितनी फीस चार्ज करते हैं वो तो ज़्यादातर परिवारों की पहुंच से ही बाहर होती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी। हमारी पढ़ाई का सिस्टम जब तक एक सेट सिलेबस तक सीमित है, तब तक हमारे स्टूडेंट्स ऐसी स्किल्स सीख ही नहीं पाएंगे जिसकी मदद से वो कोई नौकरी हासिल कर सकें या अपना कोई बिजनेस जमा सकें। तो कुल मिला के हमारे एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजी हुई है बॉस। लेकिन सिचुएशन हमेशा ऐसी रहे ये तो ज़रूरी नहीं। सही सोच और मेहनत के साथ इस पिछड़े हुए सिस्टम को भी बदला जा सकता है।
शुरुआत की जा सकती है चीजें रटने के बजाय ऐसे सब्जेक्ट्स को स्कूल सिलेबस का हिस्सा बनाकर जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल हो। ये तरीका स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम के लिए तैयार करेगा जब वो वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे। दूसरा बड़ा कदम लिया जा सकता है एजुकेशन सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर। इस तरीके से दुनिया में जो चीजें तेजी से बदल रही हैं, उस तेजी से हमारा ये सिस्टम तालमेल बैठा पाएगा। इस तालमेल की वजह से ये जानना भी आसान हो जाएगा कि कौन सी स्किल्स की मार्केट में जरूरत है, जिन्हें स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग के तरीके से सिखाया जा सकता है। तीसरा अहम कदम बन सकता है हमारे इतिहास को आज से जोड़कर। गुरुकुल का वो तरीका जिसमें एजुकेशन का मतलब कुछ किताबों से बढ़कर था, साथ ही स्टूडेंट्स को उनकी मातृभाषा में सिखाना आज भी कमाल कर सकता है। अच्छी बात यह है कि बदलाव की ये सोच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ असल दुनिया में भी दिखने लगी है, क्योंकि इस पॉलिसी के साथ सरकार अपना फोकस वोकेशनल ट्रेनिंग और इंडियन भाषाओं में एजुकेशन देने पर लगाने लगी है। पर क्या ये सारे बदलाव हमारे टीचर्स के बिना लाए जा सकते हैं? नहीं। एक काबिल टीचर कैसे इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला सकता है? चलिए एक किस्से से जानते हैं। रंजीत अपनी इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहा था, पर समय के साथ उसे लगने लगा कि शायद वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना है। ऐसी कंफ्यूज स्थिति में रंजीत अपने पिता के पास कुछ सलाह के लिए जाता है। रंजीत के पिता एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे। वो रंजीत की बातें सुनने के बाद उसे एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला लेने को कहते हैं। टीचिंग रंजीत के इंटरेस्ट की दूर दूर तक कोई चीज नहीं थी, पर वो अपने पिता की सलाह मानकर ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला ले लेता है। ट्रेनिंग में रंजीत को हर बच्चे की प्रॉब्लम्स और सवालों को समझकर उन्हें सही तरीके से सॉल्व करने के तरीके सिखाए जाते हैं। देखते ही देखते ट्रेनिंग कोर्स खत्म हो जाता है और उस ट्रेनिंग के साथ बाहर आता है टीचर रंजीत। रंजीत की पहली पोस्टिंग होती है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में। लेकिन जब रंजीत उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि मुट्ठी भर बच्चे भी उस स्कूल में नहीं जा रहे थे। पिछड़ी हुई सोच और आर्थिक हालात के चलते इस गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। इतने कम बच्चों की अटेंडेंस की वजह से स्कूल के कई हिस्सों को स्टोर रूम्स और गौशाला में बदल दिया गया था। रंजीत को ये सब देख थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन वो सोचने लगा कि इन हालातों को आखिर कैसे बदला जा सकता है। अपने पहले कदम के रूप में रंजीत ने गांव के लोगों से बातचीत करनी शुरू करी। धीरे धीरे गांव के लोगों से उसकी दोस्ती हो गई। अक्सर बातों बातों में रंजीत गांव वालों को आसपास के गांव के पढ़े लिखे बच्चों के किस्से बताता और हमेशा एक ही सवाल पूछता, क्या आप सब नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें? रंजीत की ये कोशिशें काम करने लगी। गांव वालों को उस पर भरोसा होने लगा। कई लोगों ने तय किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पर अब बात थी इन बच्चों को क्लासरूम में रोक कर रखने की। इसके लिए रंजीत ने पहले सेमेस्टर में तो बच्चों से किसी भी किताब की बात ही नहीं की। रंजीत ने अपने पिता से कुछ पैसे ले एक लैपटॉप खरीद लिया, जिस पर वो स्कूल के बच्चों को मूवीज और वीडियोस दिखाता। रंजीत इस तरीके से गांव के बच्चों तक एक मैसेज पहुंचा रहा था, स्कूल एक पढ़ाई की जगह के साथ एक मजे की जगह भी हो सकती है। देखते ही देखते स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। मूवीज देखने के साथ अब बच्चे पढ़ने भी लगे थे। रंजीत की कोशिशें काम करने लगी थी। बच्चों को पढ़ाते हुए रंजीत को नजर आया कि सभी बच्चे एक ही स्पीड या एक ही तरीके से नहीं सीख रहे थे। एक ही चीज को सीखने के लिए हर बच्चे का तरीका अलग था, पर एक बात सारे बच्चों में कॉमन थी, सभी को किताबों की जगह वीडियोस और ऑडियो से सीखना ज्यादा पसंद था। इसी सोच के साथ रंजीत ने एक अनोखा सा पढ़ने का तरीका निकाला। उसने बच्चों की टेक्स्ट बुक के ऐसे QR कोड्स बनाए जिनमें ऑडियो पोएम्स, वीडियो लेक्चर्स और स्टोरीज थी। इस QR कोड से अब हर बच्चा अपने हिसाब और तरीके से जब चाहे चीजें सीख सकता था। इस अनोखी सोच ने कमाल कर दिया, क्योंकि अब ना सिर्फ हर बच्चा पढ़ सकता था, पर अपनी प्रतिभा के अनुसार अब हर बच्चा पढ़ने का तरीका भी चुन सकता था।
क्यूआर कोड की ये सोच सरकार के कानों तक भी पहुंचने लगी। सरकार ने ये तरीका स्टेट में हर टेक्स्ट बुक पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि आज स्कूल बंद हो या चालू, इस क्यूआर कोड की मदद से महाराष्ट्र में 20 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपने तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। रंजीत का बनाया हुआ ये क्यूआर कोड पूरी दुनिया में एक मिसाल बनने लगा। और फिर आया साल 2020। रंजीत दसाले पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। पर जानते हैं इस कहानी की सबसे खास बात क्या रही? रंजीत दसाले को जब इस प्राइज के $1 मिलियन का इनाम मिला तो उन्होंने फैसला किया कि इस इनाम को वो बाकी देशों से नॉमिनेट हुए टीचर्स के साथ बांटेंगे, ताकि वो बच्चों की शिक्षा के लिए जो कदम उठा रहे हैं उसे जारी रख सकें। रंजीत दसाले जैसे अनोखे टीचर्स की सोच काफी सिंपल है। बच्चे कहीं के भी हों, शिक्षा का साथ हमेशा उनके पास हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।